सासू माँ हमेशा मुझे कहती, हमने भी बच्चे पैदा किए, तेरी तरह तो कभी बर्ताव नहीं किया। उन्होंने मुझे कहा कि तू जब हिंदू स्कूल्स में जाती है तब तू पूरा सब कुछ खोल कर जाती है, और जब तू मुस्लिम स्कूल्स में जाती है तब तू शरीफ बन जाती है। नमस्ते, मैं खुशबू। हाँ, मैं खुशबू 16 की थी मैं जब मेरी शादी हुई, और धीरे धीरे करके मैं इस घर गृहस्थी में इतनी मसरूफ हो गई कि कहीं ना कहीं मैंने खुद को खो दिया। दिन भर दिन सबके बर्ताव मेरे प्रति बदल रहे थे। मेरे इन लॉज, मेरे हस्बैंड हर दिन अपना एक नया रूप दिखाते, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों में मैंने खुद को खो दिया। घर में बढ़ता डोमेस्टिक वायलेंस, गंदी गंदी बातें, गंदी गालियां, मेरी उम्र पर ताने कि तेरी बीवी बहुत कौली है। मेरे ससुर जी हम मुझे ये कहा करते थे। जब मैं ये सब सुनती थी तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, लेकिन फिर मैं सोचती थी कि शायद यही मेरा भाग्य है। और सबसे ज्यादा मुश्किल तो तब होती थी जब खाने के लिए जो खाना दिया जाता था उसे भी नापा जाता था। सोने के लिए जो घंटे दिए जाते थे उससे भी तोला जाता था कि मैं कितने घंटे सो रही हूं, मैं क्या खा रही हूं। घर से निकलना बाहर अलाउड ही नहीं था, और अगर घर से निकलना हो तो 2 दिन पहले से अर्जियां लगानी पड़ती थी कि इस काम के लिए बाहर निकलना है या इस काम के लिए मुझे बाहर जाना है। जब शादी हुई तो मैंने कुछ शर्तें रखी थी, जैसे मुझे आगे पढ़ना है और मुझे जिंदगी में कुछ करना है। तो शुरुआत में तो उन लोगों ने सारी चीजों में हामी भरी, लेकिन जब सच में कॉलेज जाने की बारी आई तो मेरे सर पर कामों का भंडार डाल दिया जाता था। मैं समझ नहीं पाती थी कि घर संभालूं या कॉलेज जाऊं। सुबह 5 बजे उठना, घर के काम खत्म करना और फिर कॉलेज के लिए निकलना भूखे प्यासे। जब भी मैं कॉलेज से लौटती और खाने की तलाश में किचन में जाती तो मैं देखती हमेशा बर्तन खाली हुआ करते थे। बहुत बार तो ऐसा हुआ है कि बर्तन में जो जला हुआ खाना बचता है उसे मैंने खिकोर कर खाया है। और ये सब चीजें चल ही रही थी कि मुझे पता चलता है कि मैं मां बनने वाली हूं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे इस चीज पर खुश होना चाहिए या दुखी, क्योंकि एक ऐसा घर जहां मैं खुद खुलकर सांस नहीं ले पा रही थी, जहां मुझे जो चाहिए मैं खा नहीं पा रही थी, जितना मुझे सोना है उतना मैं सो नहीं पा रही थी, गालियां, हर दिन बढ़ते हुए झगड़े, इन सब चीजों के बीच में मैं एक बच्चे को सही परवरिश कैसे दे पाती। 8वां महीना चल रहा था, बहुत कमजोर हो गई थी मैं। प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जा रही थी, और मेरी सासू माँ हमेशा मुझे कहती, हमने भी बच्चे पैदा किए, तेरी तरह तो कभी बर्ताव नहीं किया। 27 जुलाई 2013 को हमने घर छोड़ा और हम वहां से मुंबई लौट आए। पापा ऑलरेडी मम्मी को छोड़ चुके थे। मम्मी की फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी कि वो मुझे सारी सुविधाएं दे पाए, लेकिन फिर भी मम्मी ने मुझे अपनाने से मना नहीं किया। जब मैं यहाँ आई तो सबसे पहला चैलेंज ये था कि मैं सिर्फ 17 साल की थी, नाबालिग, और मेरे पेट में 3.5 किलो का एक बच्चा था जिसे मुझे जन्म देना था। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि बस डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। जब बहुत सारे हॉस्पिटल्स में घूमे तो मुश्किल से एक हॉस्पिटल ने मुझे एडमिशन देने के लिए हामी भरी, और इन 10 डेज के दौरान, इन 10 दिनों के दौरान, 27 से लेकर 7 अगस्त तक मेरी जिंदगी बस एक सर्वाइवल थी। मुझे बस जिंदा रहना था किसी भी तरीके से, और इस बच्चे को इस दुनिया में लाना था और उसे एक अच्छा इंसान बनाना था। 7 अगस्त रात को 11:11, एक दर्दनाक रात के बाद मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया। 3 महीने का था मेरा बेटा। तब मैंने
मेरे एक टीचर से रिक्वेस्ट कर कर उनसे जॉब मांगी, और तब मैंने शुरुआत की कि एटलीस्ट मैं कुछ तो कमाऊं, अपना घर तो चलाऊं। जब शुरुआत हुई तो घंटे घंटे मैं बच्चों को पढ़ाती, और मुझे हार्डली 2-3 हज़ार रुपए मिलते थे, जिससे मैं अपने बच्चे का खर्चा चलाती थी। और ऐसे भी दिन देखे मैंने जब आई वॉज अ फीडिंग मदर, मेरा बच्चा दूध पीता था। इतनी मुश्किल होती थी जब मैं पढ़ाने जाती थी, 8 hours आई वॉज अनेबल टू फीड माई किड। तो समवेयर एज अ मदर, ये जो मुश्किल आती है जब ऐसा कुछ होता है कि आप अपने बच्चे का पेट तक नहीं भर पाते हो, बस इसलिए क्योंकि आपको 4 पैसे कमाने हैं, आपको घर रन करना है अपना। तो समवेयर मेरे लिए वो सबसे बड़ा चैलेंज था, इतने छोटे बच्चे को छोड़कर घर से बाहर निकलना, जाना, लड़ना सबसे और कमाना। लेकिन इन सब चीजों के दौरान वो मुझ पर शक करने लगा। वो मुझ पर शक करने लगा कि शायद मेरा किसी के साथ कुछ चक्कर चल रहा है, या फिर मैं शायद उसके हाथ से निकल जाऊंगी। और उसने सडनली, मंथन शायद कुछ 8 महीनों का रहा होगा, जब उसने ये कहा कि मैं गांव वापस लौटना चाहता हूँ, मुझे अब नहीं रहना तुम्हारे साथ, तो अगर तू मेरे साथ चलना चाहती है तो तू अभी चल सकती है। और इस दौरान मैंने ये डिसाइड किया कि अब आगे क्या, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जिंदगी सिर्फ 3 हज़ार के भरोसे पे तो नहीं निकल सकती। मैं 8 घंटे बच्चों को पढ़ाकर मैं अपने बच्चे की परवरिश नहीं कर सकती। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं आगे पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे पढ़ना था हमेशा से और मुझे जिंदगी में कुछ बनना था। तो मैंने कहा यही वक्त है जब मैं अपनी एनर्जी को सही चीज पर लगा सकती हूँ। तो मैंने पढ़ाई शुरू की, और मुझे एक रास्ता भी मिल गया कि अगर शायद मैं पढ़ूंगी तो मैं और भी बहुत सारी चीजें लाइफ में कर पाऊंगी। मैंने अपना 12th का फॉर्म भरा, और साथ ही साथ कुछ फ्रेंड्स की मदद से मैंने कुछ क्रिएटिव कोर्सेज शुरू किए। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा, और मैं थोड़ा बहुत खुलने ही लगी थी कि एक दिन अचानक वो लोग वापस आ गए मुझे लेने के लिए। जब वो मुझे लेने के लिए वापस आए तो मैं बहुत ज्यादा डरी हुई थी, क्योंकि मुझे फिर से उस दलदल में नहीं जाना था, क्योंकि मुझे फिर से वो सब चीजें नहीं देखनी थी जो मैं 1-1.5 साल से देखकर आई थी। और जब उसने मुझे ये कहा कि अभी तुझे साथ में चलना ही होगा, वरना मैं दूसरी शादी कर लूंगा, मैंने कहा ठीक है, अगर मेरे बच्चे की सही परवरिश का मुझे ये आपको ये परमिशन देनी है कि आप अपनी लाइफ के लिए डिसाइड करो, तो मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। एक दिन शाम का समय था, मैं घर से निकली मेरी क्रिएटिव क्लासेस के लिए। मैं इतनी ज्यादा स्ट्रेस थी, मैं इतनी ज्यादा परेशान थी कि मेरे मन में बार बार मरने के ख्याल आ रहे थे। मैं जब घर से निकली तो कुछ उलझन सी चल रही थी मन में, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मैं मेरे घर के पास वाले रेलवे स्टेशन पर पहुंची। बहुत देर तक सोचने के बाद मैं ये डिसीजन नहीं ले पाई। मेरे अंदर इतनी ज्यादा, मैं खुद को इतना कायर नहीं साबित कर पाई कि मैं इन सब चीजों से भाग जाऊं और अपनी जिंदगी को खत्म कर दूं। मैंने कहा नहीं, मुझे अपने बच्चे के लिए जीना है। मैं नहीं चाहती हूँ कि जिस तरह आज मैं सफर कर रही हूँ मेरा बच्चा सफर करे। मैंने खुद को समझाया बुझाया और मैं वहां से निकली। उस दिन शाम को मेरे पति ने पहली बार मेरे ऊपर हाथ उठाया, जब उन्होंने मुझे बीच बाजार में मारा। तो उन्होंने मुझे इतनी जोर से मारा कि आज भी मेरा जबड़ा कभी ठीक नहीं हो पाया। मैं वहां से भागी, और मैंने ये सोचा कि इंसाफ आखिर मुझे मिलेगा कहां से। मैं नजदीकी पुलिस स्टेशन में पहुंची, और जब मैं वहां पहुंची तो मुझे सबसे पहले ये समझाया गया कि ये एक फैमिली मैटर है, हस्बैंड वाइफ का मैटर है, आप लोग आपस में सुलझा लीजिए। सबने यही कहा कि आपस में सुलझा लीजिए। मम्मी ने भी यही कहा कि वो तेरे बच्चे का बाप है। मैं जब घर लौटी, मैंने जब अपने बच्चे की तरफ देखा, और मैंने दोबारा से जब अपने हस्बैंड की तरफ देखा, उस पल मैंने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं कोई भी चीज सहना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी हर
बाउंड्री क्रॉस कर दी थी। और कहीं ना कहीं आज तक जो चीजें मैं सह रही थी, मेरा सब्र का जो बांध था वो टूट चुका था। वो वापस लौट गए और कुछ महीनों बाद मुझे पता चलता है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, ये कहकर कि मेरी पहली बीवी को बच्चे नहीं हैं। मेरी मदर इन लॉ ने तो मुझे ये तक गांव में ये कहकर गांव में बदनाम किया कि हमारी जो बहू है वो तो चप्पल सिलने वाले के साथ भाग गई है। जब भी मैं बात करने की कोशिश करती तो वो बार बार मुझे एक ही चीज कहते कि हमने तो तुझे मौका दिया था, हमने तो तुझे लास्ट चांस दिया था, तुझे आ जाना चाहिए था लौट कर। और ये सब चीजें जब भी मैं सुनती मुझे बहुत ज्यादा गंदा फील होता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब अगर कोई मुझे बचा सकता है तो वो मैं खुद हूँ। मैंने अपना 12th दिया और साइमल्टेनियसली मैं क्रिएटिव फील्ड में एक 3 मंथ्स की इंटर्नशिप कर रही थी। इंटर्नशिप के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज था ये छुपाना कि इतनी कम उम्र में मैं एक माँ हूँ। इन्हीं सब जद्दोजहद में मुझे मेरा ड्रीम जॉब मिला। अचानक से मुझे एक कॉल आता है और उन्होंने मुझे कहा कि यू हैव टू एंकर एन इवेंट, इट इज़ अ सोशल इवेंट और आपको आपके इवेंट के 500 रुपीज़ मिलेंगे। उस वक्त मैं कॉलेज में थी और 500 रुपये बहुत बड़ी चीज़ थी, मतलब 1-2 हफ्तों का खर्चा। मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी, इवन दो मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी, इवन दो मुझे नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, लेकिन मुझे बच्चे हमेशा से बहुत पसंद थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जाऊंगी। जब मैं वहां गई, मेरा पहला इवेंट, 600 बच्चे मेरे सामने बैठे हुए थे और मुझे नहीं पता कि कहाँ से मेरे अंदर वो जज्बा, कहाँ से मेरे अंदर वो नई खुशबू जाग उठी जिसने बहुत ब्यूटीफुली अपना काम किया। और जो भी चीज़ें मुझे बताई गई, मैंने उन चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से किया और सब लोग मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे। और यहाँ से मेरी ज़िंदगी की नई शुरुआत हुई। यहाँ से मैंने चीज़ों को अपनी नज़र से, अपने चश्मे से देखने की शुरुआत की। शुरुआत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे सीखनी थी, क्योंकि मैं पूरी तरीके से मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हुई थी, सो आई वाज नॉट ट्रेन्ड वेल। बट जैसे-जैसे करके मैंने चीज़ों को देखा, मैंने ऑब्जर्व किया, आई स्टार्टेड बीइंग वेरी गुड एट माय वर्क। मैंने अभी तक 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों के साथ काम किया है। 90,000 से ज़्यादा बच्चों को मैंने चाइल्ड सेफ्टी पर ट्रेन किया है। 7,000 से ज़्यादा महिलाओं को मैंने ये सिखाया है कि पीरियड्स क्या होते हैं और किस तरीके से उन्हें उस दौरान, पीरियड्स के दौरान अपने शरीर की देखभाल कैसे करनी चाहिए। इन 8 सालों में मैंने लाखों लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश की है। लेकिन लाइफ में एक समय ऐसा आया जब चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती गई। पिछले साल मैंने एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू के बाद जो मेरा करियर था वो डिसबैलेंस हो गया, क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में उनको ऐसा लगा कि मैं सिर्फ सेल्फ प्रमोशन कर रही हूँ, मैं सिर्फ अपना प्रमोशन कर रही हूँ। और धीरे धीरे करके उन्होंने मुझे पर्सनल अटैक्स करना शुरू किया। वो मुझे, मैं क्या पहनती हूँ, मैं कैसे बात करती हूँ, मैं किस तरीके से बिहेव करती हूँ, इन चीज़ों पर उन्होंने बात करना मुझे, मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाना उन्होंने शुरू किया। मुझे मेरे मैनेजमेंट से ऐसे आरोप आए कि मैं बहुत ज़्यादा सेल्फिश हूँ, और उन्होंने मुझे बहुत क्लियर स्टेटमेंट में ये कहा था कि तू अपने माँ बाप की नहीं हुई तो अपने पति की नहीं हुई तो तू इस संस्था की क्या होगी। 8 महीनों बाद 20 अगस्त फिर से हम लोग एक मीटिंग के लिए बैठे और सडनली वो मीटिंग एक बहुत ही डाइवर्टेड वे में चली गई और वो शुरू हो गए। उन्होंने मुझे कहा कि तुम जैसी लड़कियां समाज में गंदगी फैलाती है, तुम जैसी लड़कियां समाज में अराजकता फैलाती है। उन्होंने मुझे कहा कि तू जब हिंदू स्कूल्स में जाती है तब तू पूरा सब कुछ खोल कर जाती है, और जब तू मुस्लिम स्कूल्स में जाती है तब तू शरीफ बन जाती है, तू अपनी शराफत दिखाने लगती है। और मैं
कंटिन्यूसली बस उनको एक ही चीज बोल रही थी कि आप मुझे ऐसे नहीं बोल सकते, क्योंकि ये मेरा पर्सनल चॉइस है कि मुझे क्या पहनना है, मैं कैसे, कहाँ मैं कैसे जाऊं, या फिर कहाँ मैं किस तरीके से खुद को प्रेजेंट करूं। और समवेयर 8 साल किसी संस्था को देने के बाद, 8 साल हर उस बच्चे को देने के बाद जो इस संस्था से जुड़ा हुआ था, मैंने उन बच्चों को एक माँ की तरह संभाला है, माँ की तरह सहेजा है। बट लेकिन अंत में क्या हुआ कि उसी माँ के आंचल पे इन लोगों ने कीचड़ उछाल दिया। ये सब कुछ जब हुआ मैं एकदम टूट गई। तो कहीं ना कहीं खुद को बचाने के लिए, खुद को इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने अपना 8 साल का करियर खत्म कर दिया। और आज मैं फिर से आपके सामने हूं, और अब यहां से शुरुआत होगी मेरी जिंदगी की नई कहानी की। और इसके बाद भी मैं अपनी ये जर्नी, मेरा ये जो मिशन है कि मैं चाहती हूँ कि हर लड़की शिक्षित हो, हर बच्चा शिक्षित हो, हर बच्चे को ये पता हो कि मेरे बेसिक राइट्स क्या हैं, हर बच्चे को ये पता हो कि मुझे किस तरीके से किसी भी एक बुरे इंसान को टैकल कैसे करना है, मुझे बैड टचेस के लिए स्टैंड कैसे लेना है। मेरा ये मिशन कभी नहीं रुकेगा, मैं आगे भी बच्चों को ये सारी चीजें सिखाती रहूंगी, और मेरी ये जर्नी आप सबके साथ शेयर करती रहूंगी। और आज मुझे बहुत ज्यादा गर्व फील हो रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ होने के बाद जब मुझे जोश टॉक आशा से अपॉर्चुनिटी मिली तो आई वाज स्पीचलेस। मैंने जैसे ही वो मैसेज देखा आई वाज आउट ऑफ माई माइंड, क्योंकि सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं जोश टॉक्स करूंगी। और आई नो कि मेरी कहानी, लाखों बहनें हैं मेरी जिनकी कहानी मेरी कहानी से मिलती है, लेकिन पता है हम सबकी कहानी में बस एक ही फर्क है, या तो हम बैठकर सारी जिंदगी उस चीज पर रोते हैं जो हमारे साथ हुआ, या तो दूसरा रास्ता हम लेते हैं, जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और जिंदगी में इंसाफ की तरफ बढ़ते हैं। और अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, नारी शक्ति जिंदाबाद। कभी कभी हम अपनी काबिलियत भूल जाते हैं। घर के काम के साथ अपना करियर भी बनाया जा सकता है, बस जरूरत होती है थोड़े गाइडेंस की। जोश टॉक्स जॉब्स फॉर वुमेन एक ऐसा प्रोग्राम है जो हमें एक्सपर्ट ट्रेनिंग, मेंटोरशिप और जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस देता है। इमेजिन करिए एक ऐसा लाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम जो सिर्फ हमारे लिए डिजाइन किया गया है, जहां एक्सपर्ट्स हमें गाइड करेंगे बिल्कुल बेसिक से। इस प्रोग्राम में हम एक सफर शुरू करेंगे जहां हमें जॉब मार्केट और जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में सीखने का मौका मिलेगा। हम सीखेंगे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन से लेकर रेज्यूमे बनाने तक, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग से लेकर इंटरव्यू प्रिपरेशन तक, जो हमें सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए जॉब रेडी बनाएगा। जिनको सीखने के बाद हमें मिलेंगी रेलेवेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज का एक्सेस, जिससे हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अपना कदम आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए फॉर्म को फिल करते हैं और जोश की टीम हमसे जल्द कनेक्ट करेगी। मिलते हैं सक्सेस के रास्ते पर।